अच्छा जी, कोर्स का टाइटल तो आप लोगों को सबको क्लियर है, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस और आईटीबी भी इसको कहते हैं, ठीक है। सो हम लोग लास्ट टाइम भी थोड़ी सी हमने बात की थी आईटी के एवोल्यूशन के बारे में। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसकी बेस समझना जरूरी होती है कि ये चीज क्यों आई है, इसके आने की वजह क्या थी, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते, जस्ट एग्रीकल्चर एज तक जाते हैं, वहां से हम लोग स्टार्ट लेते हैं अपना कि 18वीं सदी से पहले हमारा जो निज़ाम जिंदगी था वो सारा एग्रीकल्चर के ऊपर मुनहसर था, ठीक है। हम लोगों का टोटल खाना पीना उठना बैठना जो इंहिसार जिसका सारा था, ये सारा डिपेंडेंट था, वो किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर के ऊपर था। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी एग्रीकल्चर के थ्रू होती थी। लेट्स सपोज एक फार्मर है, उसके पास कोई भी जमीन है, ठीक है, उस जमीन को वो यूटिलाइज करेगा, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी किस्म की फसल काश्त की या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की उसने, उसको उसने फसल को काश्त किया फिर अपने लिए बनाया। उसके अलावा इस दौर के अंदर बार्टर सिस्टम भी होता था कि लेट सपोज एक बंदे ने अगर चावल उगाए हैं तो वो दूसरे बंदे से गंदम ले सकता था चावल के तबादला करके, ठीक है। क्वांटिटी का उन्होंने अपने लिए पैमाना रखा हुआ था, इतने चावलों के एवज इतनी आपको गंदम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक एग्रीकल्चर थी जिसके अंदर आप लोगों की, क्योंकि देखें ये कहते हैं ना कि इंसान के लाइफस्टाइल के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? आपका खाना पीना, आपका रहना सहना, ठीक है, ये दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। उन्हीं दो चीजों को कहाँ से पूरा किया जाता था? एग्रीकल्चर के थ्रू पूरा किया जाता था, ठीक है। तो हम कहते हैं द पीरियड अप टू 1800s व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स वर फार्मर्स, ठीक है, जब ज्यादातर जो लोग जो काम करने वाले लोग जो थे वो फार्मर्स थे, whose lives revolved around the agriculture। वही बात जैसे भी मैंने आपको डिफाइन किया उस चीज को, ठीक है। मतलब उनका सारा जिंदगी का दारोमदार भी एग्रीकल्चर के ऊपर था और उनकी टोटल जो लाइफ सर्कल था वो रिवॉल्व करता था अराउंड एग्रीकल्चर, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल एज की बात करते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1800s टू 1957, मतलब इसके दरमियान में जो पीरियड है, द टाइम पीरियड फ्रॉम द 1800s टू 1957 व्हेन वर्क प्रोसेसेस वर सिंप्लीफाइड थ्रू मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन। वहां पे फार्मर्स सारे एग्रीकल्चर पे थे, यहाँ पे वही फार्मर्स वर्कर्स बन गए और उनका काम क्या हो गया? ऑटोमेशन पे उनका काम आ गया, मैकेनाइजेशन के ऊपर उनका काम आ गया। यहाँ पे क्या हुआ कि स्टीम इंजन्स ने रिप्लेस कर दिया इन एफर्ट्स को, ठीक है। अब उनको वो हार्ड जो जॉब थी वो नहीं करना पड़ रही थी, उसके अगेंस्ट उनको सिंपली टेक्निकल स्किल सेट सीखना था और उसके साथ साथ वो क्या करते थे? अपनी जॉब्स परफॉर्म करते थे, ठीक है। स्टीम इंजन्स की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल एज, इंडस्ट्री का जो दौर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं ज्यादातर जिसके हम इसके बारे में जब जिक्र करते हैं तो 1930s का बहुत ज्यादा जिक्र आता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी इंडस्ट्री बूम पे आई और बहुत ज्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री में लोगों ने ज्वाइन किया, स्किल सेट सीखे और वैसे ट्रेन होके आगे अपनी लाइफ सर्कल को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी आउट किया। अच्छा, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि पैसा कमाने की। ये पैसा कमाने का ज़रिया क्या था या पैसा कैसे कमाया जाता था? एग्रीकल्चर एज में तो हमारे पास ये था कि मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत बार्टर सिस्टम भी चलता था। उसके अलावा जिन लोगों के पास पोज़ीशन होती थी गोल्ड वगैरह की या कुछ कॉइन्स वगैरह चलते थे उस दौर में, तो उसके साथ अपना वो करते थे, ठीक है? इंडस्ट्रियल एज में आपके पास करेंसी थी, ठीक है? और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी एक पढ़ते होते हैं, ठीक है? प्रोडक्शन फैक्टर जो उसे कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लैंड इटसेल्फ, जहाँ पे लेट्स सपोज कोई काश्तकारी की जा रही है, या वो लैंड जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग स्टैब्लिश है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट लेती है, इनिशिएट लेती है, ठीक है, उसको हम लैंड कहते हैं। हर जगह को लैंड कंसीडर नहीं किया जाता इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। स्पेशली जिस जगह पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है उसको लैंड कंसीडर किया जाता है। लेबर, आपके मजदूर आ गए, जो भी ह्यूमन एफर्ट्स उसके अंदर कंट्रीब्यूट की जाती हैं तो उसको हम एज ए लेबर कंसीडर करते हैं, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल की मैंने आपको बताया जो तीन सूरतें कि एक कैपिटल आपका बार्टर सिस्टम के अंदर ये था कि आपका कैपिटल था, आपकी जो अपनी फसल है जो आपने उगाई है, जो आपके पास उसकी रिसोर्सेज हैं, वो आपका कैपिटल था, ये एसेट था आपका, ठीक है। उसके अलावा गोल्ड आपका एसेट था, वो कैपिटल था आपका। यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एज की, तो यहाँ पे जो आपके पास कैपिटल इन फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता था, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कैपिटल सरमायाकारी जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है, वो आपके पास पैसे की सूरत में भी हो सकती थी, वो आपके पास इंडस्ट्री की सूरत में भी हो सकती थी, मशीन की सूरत में भी हो सकती थी, तो वो आपका कैपिटल था, ठीक है। ये एसेट भी इसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। उसी के बाद ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसके बारे में हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है, बट वो हमारे इससे कंटेंट से लिंक नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। देन हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एज की,
ठीक है, द पीरियड दैट बिगन इन 1957 इन विच मोस्टली वर्कर्स आर इन्वॉल्वड इन क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपैरिजन करें पिछली दो चीजों से, इंडस्ट्रियल एज से और एग्रीकल्चर एज से, तो इंडस्ट्री में क्या था कि इनका स्किल सेट सारा किसके ऊपर था, मशीन्स को यूज करने में, मशीन्स को चलाने में, मशीन्स को मेंटेन करने के ऊपर इनका स्किल सेट था कि उन चीजों को वो सीखते थे। बट यहाँ पे अब इम्पोर्टेंस क्या आ गई आफ्टर 1957 टू ऑनवर्ड्स, कि आपके पास जो मेन चीज आ गई सीखने की, वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की, जिसके अंदर आपने क्या क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन क्रिएट कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है और अप्लाई कैसे करनी है। ये आपके पास मेन स्किल सेट आ गया एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल एज। ठीक है, इसमें फिर जो वर्कर्स काम करते थे उनको हमने नॉलेज वर्कर्स का नाम दे दिया। ठीक है, वर्कर्स इन्वॉल्व इन द क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सो वो नॉलेज वर्कर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से डिफाइन करते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एन इन्फॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी हैज अराइजन। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, a society in which more people work at handling information than at agriculture and manufacturing combined। मतलब उन्हीं के कंपैरिजन में वही बात जो मैंने आपको 2 मिनट पहले डिफाइन की है। businesses depends on information technology to get their work done। जैसे अभी आप मौजूदा दौर की भी अगर आप मिसाल ले लें तो आपकी हर चीज आईटी से लिंक्ड है। ठीक है, लेट्स सपोज किसी भी कंपनी में देखें 4 से 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिपार्टमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, सप्लाई चेन होता है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है। ये आपके 4-5 डिपार्टमेंट इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब एचआर डिपार्टमेंट ने अगर हायरिंग करनी है, कोई भी प्रोसीजर यूज करना है, तो किसके थ्रू यूज करेगा, आईटी के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू। ठीक है, मार्केटिंग वाले ने कोई भी कैंपेन लॉन्च करनी है मार्केटिंग की, तो वो कैंपेन कहाँ पे डिजाइन करेंगे, कंप्यूटर्स वगैरह पे डिजाइन करेंगे, कम्युनिकेट उसके ऊपर करेंगे, देन उसके बाद वो कैंपेन को लॉन्च करेंगे थ्रू इंटरनेट और सोशल मीडिया, एनीथिंग। ठीक है, इसी तरह फाइनेंस की अगर हम बात करें तो पहले आपको याद होगा कि पहले रजिस्टर्स मेंटेन होते थे पेपर फॉर्म में। ठीक है, आप जिसे हम खाता नामा भी कहते थे। आप शॉप्स पे भी जाए तो अगर आप किसी से लेट सपोज उधार लेते हैं तो वो अपने पास रजिस्टर के अंदर आपका एक नाम लिख के और आगे आपकी पेमेंट लिख देता है कि इतने पैसे इसने देने, ये फलान चीज इसने खरीदी है। ठीक है, इसी तरह कंपनीज के अंदर भी होता था कि वो बड़े बड़े रजिस्टर मोटे मोटे मेंटेन करते थे, उसके ऊपर वो डेबिट क्रेडिट करके चीजों को लिखते थे। उसको रिप्लेस किसने किया, आईटी ने। अभी आप देखिए, आपके पास सिंपल एक एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपके पास एक्सेल की शीट है, वहां पे आप डाटा डालते हैं, फार्मूलेज अपने इंटरप्रेट करते हैं इजीली। आपकी ऑपरेशन जो टाइम आपको जो काम अपने 1 घंटे में करना था वो आपका विद इन 5 मिनट्स हो जाता है। ठीक है, फाइनेंस का इसी तरह ऑपरेशंस के भी काम होते हैं। ठीक है, आपने कम्युनिकेट करने को भी मैसेज अपने, लेट सपोज आपके पास अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500 एम्प्लॉयज है, आपको एक मैसेज कन्वे करना है 500 एम्प्लॉयज को, मैनुअली आप एक एक बंदे को जाके बताएं, वो आसान है। जस्ट आप उन सबको एक ग्रुप के अंदर ऐड करें, वहाँ पे एक मैसेज कन्वे कर दें, सब उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, 24/7 अवेलेबिलिटी आ जाती है इसके ऊपर। तो इस तरह आईटी ने रिप्लेस किया ट्रेडिशनल चीजों को। ठीक है, बिजनेसेस डिपेंड्स ऑन आईटी, सारे बिजनेसेस आपके प्रोसीजर में। आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा इसके ऊपर छोटी सी, आगे जाके जब हम लेक्चर एंड भी तक जाएंगे। अच्छा जी, वर्क प्रोसेसेस आर बीइंग ट्रांसफॉर्म टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मेन पर्पस क्या होता है, किस लिए हम आईटी को इतना ज्यादा यूज करते हैं, उसकी वजह हमारे पास होती है कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना होता है। ठीक है, वर्क प्रोसेसेस क्या होता है जी, द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट वर्कर्स परफॉर्म, द वे दे परफॉर्म दोज एक्टिविटीज एंड द टूल दे यूज। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज की बात की जा रही है, एक एक्टिविटी की बात नहीं की जा रही। एक सेकंड, सॉरी। देखिए, लेट सपोज छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आपका एक हायरिंग प्रोसीजर हुआ यहाँ पे, अभी जो आप स्टूडेंट्स आप इनरोल हुए यूनिवर्सिटी। एक सेकंड वेट कीजिए, मैं पानी पी लूंगा। जी, अभी देखिए जैसे आप लोगों की आप लोगों की हायरिंग हुई यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोग प्रॉपर एक प्रोसीजर से अंदर आए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। कैसे, आप लोगों को पहले एक एड दिया गया, उस एड के अगेंस्ट आप लोगों ने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक हो गया, एड आपको दिया एचआर डिपार्टमेंट ने, देन आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है इनिशियल वो किसके पास गए, एचआर डिपार्टमेंट के पास गए। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी 12 to 1400 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया बीबीए के लिए। ठीक है,
तो जब एचआर के पास आपके डॉक्यूमेंट्स गए, एचआर ने क्या किया, 1200 बच्चों की एक लिस्ट बनाई एक्सेल के अंदर। कैसे लिस्ट बनाई? टॉप टू डाउन, जिन बच्चों के मैक्सिमम स्कोर्स थे, ठीक है, उनको टॉप पे, और जिनके लीस्ट स्कोर थे उनको उस परसेंटेज के हिसाब से नीचे बुलाते गए। वो बेसिकली एक्सेल के अंदर एक फार्मूला लगता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके मार्क्स जिस भी रेंज के अंदर आते हैं, तो उस जगह पे आपका नाम चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ऑटो अपडेट कर देता है एक्सेल। आपका एक ही एक्टिविटी हुई यहाँ पे एचआर के पास। फिर वो लिस्ट जब बनी, एचआर ने वो लिस्ट फॉरवर्ड कर दी आपके डिपार्टमेंट को, बीएस डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब बीएस डिपार्टमेंट को जितने भी बच्चे रिक्वायर्ड थे, लेट सपोज 480 स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड थे पीबीए के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस लिस्ट के अंदर से जो टॉप 500 कैंडिडेट्स थे, उसको उनको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद कुछ बच्चे आए, कुछ नहीं आए, कुछ इंटरव्यू में पास हुए, कुछ फेल हुए। उनका अगर लेट सपोज 480 का टारगेट पूरा नहीं हुआ, उन्होंने मजीद 100 बच्चों की लिस्ट और लगा दी, ठीक है। उसके अंदर से भी कुछ बच्चे आए, कुछ ने फीस नहीं सबमिट करवाई, क्या इशू है, देन आपकी थर्ड लिस्ट भी आई थिंक लगी थी, मेरिट लिस्ट, ठीक है। ऐसे आपका जो 480 का क्राइटेरिया था, तो उसको पूरा किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज है। द कम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट वर्कर्स परफॉर्म, किसने परफॉर्म की? डिफरेंट वर्कर्स ने। एचआर के लोगों ने परफॉर्म की, बीएस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट एडवाइजर्स ने परफॉर्म की, ठीक है। द वे दे परफॉर्म दोज एक्टिविटीज, एचआर वालों ने अपने पास एक्सेल में शीट बनाई, ठीक है। बीएस वालों ने अपने पास एक्सेल के अंदर डाटा मेंटेन किया, उसके अलावा और फाइल जिस तरह मेंटेन करती है, ठीक है, जो उनका तरीकेकार था। एंड टूल्स द यूज, टूल्स का तो अपने मैंने आपको बता दिया, एमएस ऑफिस उन्होंने यूज किया, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं वर्क प्रोसेसेस। एक छोटी सी एग्जांपल है, आप इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल अगर आपसे पूछी जाती है क्विज में या असाइनमेंट में, तो आप दे सकते हैं। बट वो एग्जांपल आपकी इन मीनिंग्स को पूरा करना, इन इस कंटेंट को उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज का जिक्र हो कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद द वे दे परफॉर्म दोज एक्टिविटीज एंड टूल्स दे यूज, ठीक हो गया। अब अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है, आउटपुट एंड द रिसोर्सेज यूज्ड टू क्रिएट दोज रिजल्ट्स, ठीक है। प्रोडक्टिविटी सिंपल है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, कि आपने कितना इनपुट लगाया और आपको उसके पास से आउटपुट कितना आया। जितना आपका कम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट आप यूज कर उसके अंदर से वो निकालेंगे, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी, ठीक है। अगर आपने इनपुट ज्यादा लगाया है और आउटपुट कम आया है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल में आपको लेट सपोज कैसे दूं, आप अगर लेट सपोज बिरयानी बना के बेचते हैं, ठीक है। आपने बिरयानी लेट सपोज 5 किलो बिरयानी आपने बनाई, ठीक है। आपको बिरयानी की कॉस्ट आई है, मतलब जितना आपको खर्चा है, 1 किलो बिरयानी के पीछे आपको 100 रुपए का खर्चा है। अगर आप उसको 100 रुपए की ही बेचेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो ना हुई ना। अगर आप उसको 150 की बेचेंगे, तो आपको इनपुट आपका 100 का लगा, और 150 का जब आपने बेची तो 50 आपके पास प्रॉफिट आया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हुई, ठीक है। अगर आपके पास उसकी कॉस्ट 100 रुपीज पड़ रही है, और अगर आप उसको 80 रुपीज का बेच रहे हैं या 70 का बेच रहे हैं कस्टमर बनाने के लिए, ठीक है, तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। इसी तरह हम लोग कहते हैं द इफेक्टिव द एक्सटेंट टू व्हिच डिजायरेबल रिजल्ट्स आर अचीव्ड, देयर इज नो रॉकेट साइंस। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द मींस टू रीथिंक, रिक्रिएट, रीइंजीनियर कन्वेंशनल बिजनेस प्रोसेस। वही जो मैंने बात की थी पहले भी, कि आपके ट्रेडिशनल प्रोसेसेस को रिमूव किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और इसको रिप्लेस किया, ठीक है। री इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं, द रीशेपिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस टू रिमूव बैरियर्स दैट प्रोहिबिट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रोवाइडिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन कैपिटलाइज ऑन इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा जी, री इंजीनियरिंग क्या होता है जी? कहते हैं जो रीशेप करना बिजनेस प्रोसेसेस को, किस वजह से? बैरियर्स रिमूव करने के लिए, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन बेटर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, अभी आप इस प्रोसीजर से गो थ्रू नहीं हुए, बट आपको भी एग्जांपल ये समझ आ जाएगी। हमारे पास यूनिवर्सिटी से जब एक बच्चा पास आउट होता है ना 4 इयर्स के बाद, तो उसको अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने के लिए और डिग्री लेने के लिए ना एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, इसको हम कहते हैं क्लियरेंस फॉर्म, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्लियरेंस फॉर्म। तो पहले ये होता था कि बच्चे आते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, क्लियरेंस फॉर्म के ऊपर 8-10 जगहों से साइन करवाते थे, जिसके अंदर स्टूडेंट एडवाइजर से साइन करवाने, एसआरसी से साइन करवाने, लाइब्रेरी से साइन करवाने, ठीक है, एचओडी से साइन करवाने। इस तरह 8-10 बंदों से साइन करवा के देन वो सबमिट करवाते थे। अगर वो सारी चीजें क्लियर होती थी, हर बंदा साइन कर देता था, तो उनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता था ट्रांसक्रिप्ट का, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट का, और देन उसके आफ्टरवर्ड्स उनको डिग्री भी मिल जाती थी, ठीक है।
बट कोरोना हो आ गया, उसके अलावा वैसे भी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, अपने आईटी सिस्टम को यूज करते हुए अब उन बच्चों को ऑनलाइन ये फैसिलिटी दे दी है कि अब वो जस्ट बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं क्लियरेंस के लिए अपने पोर्टल से। जैसे आपका पोर्टल ना बस एलएमएस वगैरह आ रहा है, ठीक है, इसी तरह आपकी जब डिग्री एंड होने पे आएगी, अभी भी आ रहा हो, आपके पास क्लियरेंस की ऑप्शन आएगी अपने पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो जब बच्चा वहां से क्लियरेंस के लिए अप्लाई करता है तो ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन चला जाता है एचओडी को भी, स्टूडेंट एडवाइजर को भी, एसआरसी को भी, लाइब्रेरी को भी, कंप्यूटर लैब वालों को भी। अब हर बंदा, लेट सपोज मैं लाइब्रेरी वाला हूँ, ठीक है, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया उस बच्चे का, मैं क्या करूंगा, उसका एनरोलमेंट नंबर कॉपी करूंगा, अपने सिस्टम में डालूंगा, मैं चेक करूंगा इस बच्चे ने कोई ऐसी बुक तो नहीं इश्यू करवाई हुई जो उसने अभी तक वापस सबमिट ना करवाई हो, रिटर्न ना करवाई हो। अगर तो नहीं करवाई हुई तो मैं इसको ओके कर दूंगा, अगर करवाई हुई है तो मैं उसके ओके नहीं करूंगा। लेट सपोज अगर उसके सारे ओके हो जाते हैं वहां से, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्लियरेंस हो जाएगी और उसका प्रोसीजर ट्रांसक्रिप्ट का चल पड़ेगा। ये क्या है कि आपने अपने सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए अपने बैरियर्स को रिमूव किया, कि बजाय एक बच्चा यूनिवर्सिटी में आके 10 ऑफिस में फिरे और उसको अगर लेट सपोज अल्लाह ना करे उसको कोरोना हो तो 10 15 और को भी लगा के जाए, आप इसको ऑनलाइन कर दो। एक प्रोडक्ट की एग्जांपल है, ठीक है, सॉरी सर्विस की एग्जांपल है। इसी तरह प्रोडक्ट की एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ये जो यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी मैंने सर्विसेज की आपको एग्जांपल दी, प्रोडक्ट की एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स सपोज देखें, आपको याद होगा आपके घर में पहले भी ऑलपर्स या मिल्क पैक का दूध आता था, ठीक है, लेट सपोज 1 लीटर का डब्बा दूध का आता था आपके पास। तो आपकी मदर क्या करती थी, उसको छुरी से या कैंची से काट के जितना दूध इस्तेमाल करें थे इस्तेमाल किया, बाकी के को कभी आटा लगा के फ्रिज में रख दिया, कभी वैसे बंद करके फ्रिज में रख दिया, तो उसको जब आप दोबारा यूटिलाइज करते थे तो बाजू का वो खराब हो जाता था या यूटिलाइज करते हुए गिर जाता था, ठीक है। तो कंपनी ने कैसे उसको सॉर्ट आउट किया, उन्होंने छोटी सी उसके ऊपर पेप्सी की बोतल की तरह एक कैप लगा दी। अब सिंपली आप उस कैप को रिमूव करते हो, दूध डालते हो पतीले के अंदर, वापस उस कैप को आप टाइट कर देते हो। आपने क्या किया, प्रोडक्ट को बेहतर कर दिया, उसके अंदर जो हर्डल्स थे उसकी यूजेज को उसको आपने दूर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर भी आईटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज often spanning several departments that take one or more kinds of input and can a result that is of a value to this customer, ठीक है। ये चीजें तो मैंने आपको बता दी, कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज कैसे होती हैं, सेवरल डिपार्टमेंट्स की बात की, एचआर डिपार्टमेंट की और बीएस के स्टूडेंट एडवाइजर के डिपार्टमेंट की बात की, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। दैट टेक वन और मोर काइंड ऑफ इनपुट, इनपुट एक तरह का भी हो सकता है, ज्यादा तरह का भी हो सकता है। ज्यादा तरह के से मुराद ये कि एक इनपुट, जैसे भी लेट सपोज हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें आपकी क्लासेस ऑनलाइन लेनी है या इन कैंपस लेनी है, तो एक तरह का इनपुट ये होता है कि एचओडी ने मुझसे पूछा फैकल्टी से, तो मैं अपना इनपुट देता, डिसीजन हो जाता, बात खत्म हो जाती। मल्टीपल इनपुट कैसे हुआ कि मैंने, एचओडी ने मुझे कहा, मैंने आगे से स्टूडेंट से पूछा, जो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट बना उसको मैंने कंसीडर किया, देन मैंने अपना इनपुट फॉरवर्ड किया, तो ये आपका आ जाता है मोर काइंड ऑफ इनपुट, ठीक है। क्रिएट अ रिजल्ट इज ऑफ वैल्यू टू अ कंपनीज कस्टमर्स। अच्छा, अब याद रखिए कस्टमर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी है उसके दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं इंटरनल कस्टमर्स, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल कस्टमर्स, ठीक है। इंटरनल कस्टमर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कंपनी के अपने एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। जैसे बैरियर यूनिवर्सिटी अगर एक कंपनी है तो आप लोग सब बैरियर के इंटरनल कस्टमर्स हो, इंक्लूडिंग मी, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, आप लोग सब बैरियर के इंटरनल कस्टमर्स हो। एक्सटर्नल कस्टमर्स बैरियर के कौन होंगे, कि जो अप्लाई करेंगे या जो बाहर से किसी भी प्रोसेस के लिए बैरियर के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी किसी और कंपनी की एग्जांपल देता हूँ आपको, लेट्स सपोज यूफोन है, ठीक है, या जैज है। जैज के जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो उसके इंटरनल कस्टमर्स हैं, ठीक है। जितने भी उसके आउटसाइडर कस्टमर्स हैं ना, जिनको हम स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं, जो इससे लिंक्ड हैं, जिसका जैज से बेनिफिट, जो अपना जैज से बेनिफिट हासिल करते हैं, ठीक है, तो वो उसके एक्सटर्नल कस्टमर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी, जहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है। नो सर। सर ये एक्सटर्नल और इंटरनल का समझा दें। अभी अपने ये बताया ना इसके अंदर क्या चीज है, देखिए इंटरनल कस्टमर जो कंपनी के अपने ही होते हैं अंदर, इंटरनली तौर पे, सिंपल आप इसको कह सकते हो स्टेक होल्डर, जो कंपनी जो कंपनी से डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको कंपनी लेट्स सपोज कुछ सर्विसेज दे रही है, कुछ पे कर रही होती है अंदरूनी तौर के ऊपर। जैसे मैं अभी आपको जैज की एग्जांपल दी कि जैज जितने भी इम्प्लॉयज हैं, ठीक है, बेशक वो लोअर लेवल स्टाफ है, वो ब्रांच मैनेजर है, वो एरिया मैनेजर है, वो रीजनल मैनेजर है, वो उसका डीएम है, सीईओ है, वो जैज के सारे इंटरनल कस्टमर्स हैं, ठीक है, कंपनी के।
एक्सटर्नल कस्टमर्स उसके कौन से आ जाएंगे? जो जैज़ यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो जैज़ से सर्विसेज ले रहे हैं, जो इजी लोड ले रहे हैं, इजी पैसा ले रहे हैं, ये सारे उसके एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, या जो जैज़ के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये जैज़ से अपना मुनाफा ले रहे हैं किसी भी सूरत में। जो कंपनी की ये समझ लें कि आप एक उसके बिल्डिंग के आउटसाइड जो लोग हैं ना, उसकी कंपनी की जो बिल्डिंग के आउटसाइडर्स हैं, जो जैज़ से कनेक्टेड है, तो वो उसके आउटसाइड कस्टमर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल कस्टमर्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं उनको हम, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आईटी है क्या इटसेल्फ। हमने आईटी की तो बहुत बात कर ली, आईटी ये फायदा करती है, वो करती है, लेकिन आईटी इटसेल्फ है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ एनी कंप्यूटर। तीन चार चीजें: कंप्यूटर का यूजेज, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। किस लिए ये सारी चीजें? टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, सिक्योर एंड एक्सचेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा। बात किसकी होगी? डाटा की। उसको क्रिएट करना, प्रोसेस करना, स्टोर, सिक्योर एंड एक्सचेंज करना, ठीक है, बाय यूजिंग कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, फिजिकल डिवाइस। आवाज आ रही है अब सबको? यस सर। Yes. कहाँ से Yes, sir. डिस्कनेक्ट कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? सर आ रही है कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? सर आईटी का सर प्लान तकरीबन एक मिनट था। बैक। व्हाट इज आईटी सर? डेफिनेशन ऑफ आईटी। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये एकदम में डिस्कनेक्ट हो गई, पता नहीं चला। आईटी की देखें, हमने आईटी के बारे में तो बहुत डिफाइन कर लिया कि आईटी का ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, पर आईटी इटसेल्फ है क्या चीज, ठीक है, आप उसको हम लोग जानते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। IT is the use of any computers, ठीक है, any computer, ये computers कुछ भी आप कह रहे हैं, storage, networking and other स्क्रीन शो नहीं हो रही। sorry, really sorry। अब शो हो रही होगी आपको, स्क्रीन शो हो रही है आप? यस सर, यस सर। ठीक है। IT itself है क्या कि कंप्यूटर, स्टोरेज नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, सिक्योर और एक्सचेंज करना, किस चीज को? इलेक्ट्रॉनिक डाटा को, ठीक है, ये आईटी है। दूसरी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। IT is a term that encompasses all forms of technology used to create, store, मतलब हर किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए क्रिएट करना, स्टोर करना, एक्सचेंज करना एंड यूज इंफॉर्मेशन इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। बिजनेस डाटा, वॉइस डाटा। अब डाटा किस किस तरह का हो सकता है? बिजनेस डाटा हो सकता है, वॉइस डाटा हो सकता है, जैसे आपकी फोन कॉल कम्युनिकेशन वगैरह हो सकती है, स्टिल इमेजेस हो सकती हैं, मोशन पिक्चर्स हो सकती हैं, फोटोज, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। जैसे मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कराती है, इसको हम पीपीटी फाइल भी कहते हैं और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपकी आईटी आ गई। डाटा की हम बात करते हैं, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डाटा क्या होता है जी? डाटा होता है जी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था आपके एडमिशन की प्रोसीजर की। जब फर्स्ट टाइम आप 1200 बच्चों ने अप्लाई किया ना मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ, जो एचआर के पास जो डाटा गया वो एक रॉ डाटा था, उसको हम डाटा कहते हैं, ठीक है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको कुछ क्लियर नहीं था कि इंफॉर्मेशन इससे कुछ बनी हुई है या नहीं, जस्ट आपका एक रॉ डाटा कलेक्ट हुआ। इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, उसको जब उस डाटा को हम लोगों ने प्रोसेस किया तो वो एक इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि डाटा को जब प्रोसेस करते हैं तो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। ऑर्गेनाइज हमने कैसे किया कि हमने जो टॉप स्कोरर थे उनको टॉप पे रख लिया और जो लोअर स्कोरर थे उनको हमने नीचे उनको मूव कर दिया। अब हमारे पास वो मीनिंगफुल एक इंफॉर्मेशन बन गई कि हमारे पास जो मैक्सिमम स्कोरर है वो ये बच्चे और मिनिमम स्कोरर जो है ये बच्चे हैं, उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं? यूजफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कर सकते हैं आगे, ठीक है। नॉलेज क्या होता है? एन अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब वो डाटा ट्रांसफर हो गया बीएस डिपार्टमेंट के पास तो उनके नॉलेज में आ गया कि यार ये बच्चे और उसमें से हमने 480 बच्चे हमने रखने हैं अपने पास, ठीक है। एंड हाउ दैट इंफॉर्मेशन कैन बी पुट टू द बेस्ट यूज। अब उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने बेस्ट यूज में कैसे पुट अप किया कि उन्होंने पहले 500 बच्चों की लिस्ट लगाई, देन 100 बच्चों की और लगाई, देन और 100 बच्चों की लगाई, तो उन्होंने उसको अपने लिए नॉलेज बना लिया, ठीक है।
ऐसे ही एग्जांपल आपको अगर कोई और दूं, लेट्स सपोज अगर आप बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होंगे जी? आपने पहले आपस में अगर मशवरा कर रहे हैं, लेट्स सपोज 4-5 बंदे, यार ये बना लो वो बना लो, अभी आप रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपके पास क्लियर थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक है, आपने उसको क्लियर की थी बिरयानी बनानी है। अब इंफॉर्मेशन उसके अंदर क्या होगी कि आपको क्या क्या पता है उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलने हैं या नहीं डलने, ठीक है, तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपने वो इंग्रेडिएंट्स अपने पास जमा किए और आपने उसकी बिरयानी बना ली और उसकी उससे आपके पास एक नॉलेज क्रिएट हो गया कि यार ये चीजें बिरयानी के अंदर डलती हैं, ठीक है। या लेट सपोज आप उस बंदे को कंसर्न करोगे जिस बंदे के पास ऑलरेडी नॉलेज होगा। एक बंदा कहता है यार मुझे बिरयानी बनाना आती है, ठीक है, मुझे पता है इसके अंदर क्या क्या चीजें डलती हैं, तुम ये चीजें ले आओ मैं तुम्हें बना दूंगा। सो डाटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंफॉर्मेशन जब आप डाटा को प्रोसेस करते हो, इंफॉर्मेशन से आगे जब आप इंफॉर्मेशन को यूज करते हो तो आपके पास एक नॉलेज डिराइव होता है, नॉलेज बन जाता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू हैव अ पीस ऑफ नॉलेज रादर देन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास अगर एक नॉलेज है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि नॉलेज हमेशा प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ आईटी जो हम यूज करते हैं, जिनका हम जिक्र करते हैं आईटी के अंदर, पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा। पीपल दोज हु ऑपरेट एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिंपल। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स, आपके प्रोसीजर्स आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मशीनरी, हार्डवेयर, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपका डाटा आ गया। इसको छोड़ देते हैं। कंप्यूटर की हम लोग अब टाइप्स को जिक्र करते हैं कि कौन कौन सी कंप्यूटर्स की टाइप्स हम लोगों ने यूज की हुई है। आप लोगों ने तो नहीं यूज की हुई, ये कौन सी यूज होती हैं, ठीक है। कुछ पुराने भी हैं, तो इसके बारे में आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा मैं, तो आप असाइनमेंट भी जब आप फिल करेंगे तो आपको इससे ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। कंप्यूटर इटसेल्फ है क्या? An electronic system that can be instructed to accept, process, store and present data and information। देखें एक्सेप्ट कैसे, आपने अपने लैपटॉप की कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया। लेट्स सपोज आपने एमएस ऑफिस खोला हुआ, एमएस वर्ड खोला, आपने यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दी, आपने यहाँ से जे टाइप किया, आपने उसने इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट किया, उसने अपने पास विद इन नैनो सेकंड, आपको पता भी नहीं चला कितनी जल्दी उसने प्रोसेस किया, ठीक है, उसने प्रोसेस किया, स्टोर किया अपने पास और प्रेजेंट कर दिया आपको जे, उसके ऊपर एलसीडी के ऊपर या आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको उसने जे प्रेजेंट, लेट्स सपोज आपने जे टाइप किया तो उसने आपको जे प्रेजेंट कर दिया। स्टोर वो इनिशियली जो स्टोर करता है रैम में करता है फॉर द टाइम में, ठीक है, तो ये प्रोसीजर उसने किया। इसको हम कैसे इसको प्रोसीड करते हैं वो भी मैं आपको इसको एग्जांपल आगे देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के मीन 4 साइजेस, माइक्रो कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। इनके बारे में आपकी असाइनमेंट है वो आप मुझे लिख के देंगे, ठीक है। Microcomputers are relatively compact type of computers, the most common of all, easily outsells all other types of computer annually for यूज इन बिजनेस एंड एट होम। जो आप बिजनेसेस में या घर पे इस्तेमाल करते हैं उसको हम नॉर्मली कंप्यूटर कहते हैं या पीसी भी कहते हैं, ठीक है, या माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके पास टावर शेप में या डेस्कटॉप शेप में घर पे अवेलेबल होते हैं। नोटबुक कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स वगैरह जो आप यूज करते हैं या ऑफिस में यूज होते हैं। टैबलेट पीसीज आपके आ जाते हैं, टैबलेट से आपको खूबी वाकिफ होंगे। पर्सनल असिस्टेंट गैजेट्स, ठीक है, मोबाइल फोन की तरह के। पाम पीसीज छोटी, इन तरह, मतलब यही चीजें हैं, इन्हीं को डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। फॉर्म पीसीज अगर आपके मोबाइल फोन आ गए भी, आपका पास पूरा ही कंप्यूटर है, इसके ऊपर आप हर चीज अपनी कर सकते हैं। मिड रेंज कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर। मिड रेंज कंप्यूटर encompasses a very broad range and resides in capacity between high and PC, ठीक है। हाई एंड जो हाई लेवल कंप्यूटर होते हैं उसकी और पीसी के दरमियान की रेंज है, इसलिए इसको हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स जो है वो आईबीएम की पावर सिस्टम है एंड इट्स मिड रेंज लाइन फॉर बोथ बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। मतलब इनका यूजेज कहाँ पे होता है? बिजनेस और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। ऑल्सो यूज इन डाटा माइनिंग एंड हेल्प्स इन मैनेजिंग लार्ज वेबसाइट्स एंड डाटा वेयर हाउस मैनेजमेंट। डाटा माइनिंग और डाटा वेयर हाउस वगैरह क्या होता है? नेटवर्किंग वगैरह पढ़ेंगे, डाटा के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेसेस वगैरह के बारे में, तो वहां पे मैं आपको इन डिटेल इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके आ जाते हैं उसके बाद। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और कंप्यूटर यूज प्राइमरीली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस, बल्क डाटा प्रोसेसिंग,
आपको बता भी रहा है यूज कहाँ पे होते हैं। बल्क डाटा प्रोसेसिंग के लिए सच एज सेंसस, ठीक है, जब आपकी मर्दमशुमारी होती है। इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स के लिए जब आपने मैक्सिमम किसी पूरी इंडस्ट्री के डाटा की स्टैटिस्टिक्स आपने वो करने हो, इवेल्युएट करने हो। एक तो होता है ना कि आपने कंपनी की डाटा इवेल्युएट करनी है, कंपनी के डाटा के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपने जानना। जब आप पूरी इंडस्ट्री के डाटा के बारे में कोई सैंपल वगैरह बना रहे होते हैं तो वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। इन टर्म्स ऑफ साइज, अ टिपिकल मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑक्युपाइड 2000 से 10,000 स्क्वायर फीट की जगह ये घेरता है, मतलब इतना इसका साइज होता है। और अगर हम इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करें तो 600 टू 3000 स्क्वायर मीटर ये अपने पास लेता है। IBM सिस्टम कंप्यूटर्स आर समटाइम्स कंसीडर मेनफ्रेम, ये आगे उसके नाम है, फिजिस्टो, हिटाची, कॉम्पैक्ट पीसी, बॉक्स वगैरह, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स द मोस्ट पावरफुल एज कंपेयर टू ऑल अदर computers. Supercomputers are designed to solve problems consisting of long and difficult calculations, ठीक है, आपको डेफिनेशन से ही क्लियर कर रहा है किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। The performance of supercomputers is commonly measured in floating point. फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर इसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, मतलब उसका गेज होता है परफॉर्मेंस मेजर करने का। ऑपरेशन पर सेकंड इंस्टेड ऑफ मिलियन पर सेकंड, ये टर्म्स है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इसकी बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के अंदर इनका यूज होता है। क्योंकि आपने ये चीजें यूज नहीं की कभी, इसलिए आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं है, सुपर कंप्यूटर वगैरह के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। हमारी मीटिंग का टाइम खत्म बल्कि अभी है। अच्छा जी, कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर एंड इट्स एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स, कोई भी कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट्स जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ठीक हो क्या। प्रोग्राम, a set of instructions that direct a computer to perform certain tasks and procedures and produce certain results, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिंपल डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस क्या है, ये हम आगे जब इन दोनों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल तब मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर द जनरल टर्म फॉर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंट्रोल अ कंप्यूटर और अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क के बारे में भी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। System, a set of components that interact and to accomplish a purpose. Information system, a business information system designed to produce the information needed for successful management of a structured problem process department. इसको भी छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं है इसको। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के ऊपर भी हमारा नेटवर्क का पूरा चैप्टर है, फिलहाल बस जस्ट ओवरव्यू इसका आपको दे रहा हूँ जनरल सा, इसका हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क का, ठीक है। द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, डाटा हमने आपको बता दिया क्या था, रॉ फैक्चुअल फिगर्स, इन्फॉर्मेशन का भी बता दिया। ओवर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हमारे पास होते हैं 3-4 किस्म के होते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन, मैन, वैन भी इसको कहते हैं, ठीक है। Communication network, a set of locations or nodes consisting of hardware, programs, and information linked together as a system that transmit and receive data and information. Communication network वही है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए डाटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना या ट्रांसमिट करना, ठीक है, उसको हम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन, द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम्स भी उसी के अंदर आते हैं, नोड्स वगैरह आ जाते हैं, जो सर्वर वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर डेटाबेस वगैरह यूज करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन के अंदर, डाटा कम्युनिकेशन के अंदर आ जाए, ठीक है। द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग वेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो हाउ, कंसिस्ट ऑफ फेमिलियरिटी, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको हम जिक्र कर, इसका हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है, इसको मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ।